जय हिंद, नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ कॉलेजियम सिस्टम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के पिछले वर्षों में निरंतर चर्चा होती रही है। यह समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में अक्सर सुर्खियों में रहा। पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू जब कानून मंत्री थे तो अक्सर उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के वाक युद्ध चलता रहता। आज भी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के पक्ष और विपक्ष में निरंतर बहस होती रहती है। तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या, इसका क्यों विरोध हो रहा, इसके पक्ष विपक्ष में क्यों तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के इतना विरोधाभास क्यों है, इतना चर्चा क्यों हो रही है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ संवैधानिक पहलुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। कॉलेजियम सिस्टम है क्या, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसका संबंध किससे। तो मित्रों, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ट्रांसफर की जो व्यवस्था है उसे कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? प्रश्न है कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। क्या भारतीय संविधान में इसका, मूल संविधान में इसका उल्लेख किया गया? तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया जाता है। हमारे मूल संविधान में कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम का उल्लेख नहीं किया गया है। मूल संविधान में इस पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया। कॉलेजियम सिस्टम की उत्पत्ति 1993 में होती है, 1993 में होती है। इसके बाद इसका क्रमिक विकास होता है। 1993 में कॉलेजियम सिस्टम की उत्पत्ति होती है और यह 1998 में एक नया आयाम प्राप्त करती है, पूर्णता को प्राप्त करती है और उसके बाद से यह लगातार आज तक बनी है। तो आपसे कोई पूछता है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो आप कहना कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में या वर्तमान में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ट्रांसफर के संदर्भ में जो व्यवस्था है कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता। हमारे संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में यह प्रावधान किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जैसा कि आप जानते हो कि संसदीय शासन प्रणाली में
राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी नहीं करता, वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। तो न्यायाधीशों के संदर्भ में भी यह कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति इस अनुक्रम में केंद्र सरकार से परामर्श करेंगे और उसके परामर्श के आधार पर काम करेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। इसमें आगे यह भी कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेंगे, यह कहा गया। इसी प्रकार अनुच्छेद 217 में राज्यों के उच्च न्यायालयों के बारे में कहा गया। राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करेंगे। यह व्यवस्था हमारे मूल संविधान में की गई थी। वरिष्ठता मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वरिष्ठता का सिद्धांत शुरू से लागू रहा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कान्या की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो जाती है। जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो जाती है। तो उस समय वरिष्ठता क्रम में पतंजलि माननीय न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री थे। वरिष्ठता के आधार पर उनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार उनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के विरोध को देखते हुए सरकार पतंजलि शास्त्री को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर वरिष्ठता को लेकर के विवाद तो संविधान लागू होने के कुछ माह बाद ही उत्पन्न हो गया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर ही की जाने लगी। लेकिन एक नया मोड़ 1973 में आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय ने वरिष्ठता सूची में चौथे नंबर के न्यायाधीश एएन राय को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, जिसके विरोध में उनसे ऊपर के वरिष्ठ 3 न्यायाधीशों ने त्यागपत्र दे दिया। यह पहली बार हुआ कि जब वरिष्ठता को नजरअंदाज करके सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। 1977 में पुनः इतिहास अपने आप को रिपीट करता है और एचएम बेग को वरिष्ठता कनिष्ठ होने के बावजूद वरिष्ठ न्यायाधीशों के ऊपर उनको प्राथमिकता प्रदान की गई और मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह प्रक्रिया आगे भी बढ़ती रही, कोई विवाद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह स्वीकार। 1982 में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर टिप्पणी किया और नई व्यवस्था कायम करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बहुत इस पर बल नहीं दिया गया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था दिया। इसी व्यवस्था से कोलिजियम सिस्टम की उत्पत्ति होती है। और भारत में कोलिजियम सिस्टम का जन्म एक न्यायिक निर्णय के गर्भ से होता है। भारत में कोलिजियम सिस्टम को स्थापित करने में विधायिका का कोई रोल नहीं है, संसद का कोई रोल नहीं है। कोलिजियम सिस्टम की उत्पत्ति न्यायपालिका द्वारा दिए गए एक निर्णय के गर्भ से उत्पन्न होती है और
1993 में कोलिजियम सिस्टम जन्म लेता। उस समय कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की एक 3 सदस्यीय समिति, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश होंगे, जिनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनका ट्रांसफर किया जाएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश समिति के 2 अन्य सदस्यों के विचारों से सहमत नहीं है, तो वह अपने एकल विचार से भी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की सिफारिश करेगा, जिसे सरकार स्वीकार करने के लिए बाध्य होगी। यह व्यवस्था की गई। मतलब इसमें बहुमत का नहीं, एक प्रकार से निरंकुशता दिखाई पड़ती या स्वेच्छाचारिता के मुख्य न्यायाधीश अपने विवेक से भी 2 अन्य जजों की सहमति को नजरअंदाज करते हुए भी सिफारिश करता है, तो महामहिम राष्ट्रपति उसकी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य। हाँ, एक विकल्प पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। अगर पुनः उन्हीं नामों को भेज दिया गया तो उन्हें स्वीकृति देने के लिए बाध्य। आगे घटनाक्रम बढ़ता गया। एक न्यायिक मामले में 1998 में सर्वोच्च न्यायालय की एक 9 सदस्यीय संविधान पीठ के तरफ से सर्वोच्च न्यायालय के जज एसपी भरूचा, माननीय एसपी भरूचा ने कोलिजियम सिस्टम पर व्यवस्थित तरीके से प्रकाश डाला और कोलिजियम सिस्टम को डिफाइन किया। तो भारत में कोलिजियम सिस्टम के बारे में 3 न्यायिक, एक 1982, 1993 और 1958। 1982 में एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार में शुरुआत होती है। 1993 में कोलिजियम सिस्टम की पहली बार उत्पत्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस भारत सरकार। और 1998 में एक न्यायिक संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय संविधान पीठ के जज एसपी भरूचा ने पहली बार कोलिजियम सिस्टम को परिभाषित किया। कहा कोलिजियम सिस्टम के अंतर्गत 5 लोगों की एक समिति होगी। यह 5 लोग कौन होंगे? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कोलिजियम सिस्टम का हेड होगा। कोलिजियम सिस्टम का हेड होगा। कोलिजियम सिस्टम में 5 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। इस समिति का अध्यक्ष जो होते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। सदस्य गण जो होते हैं, सदस्यों की जब बात आती है तो इसमें 4 सदस्य होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के चारों वरिष्ठतम जज होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के बाद के जो चारों जज होते हैं वरिष्ठता क्रम में, उनको इनमें सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए। इस समिति द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए नाम का चयन करके केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता। अगर राष्ट्रपति महोदय पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देते हैं तो यह समिति पुनः विचार करती। अगर समिति पुनर्विचार करके वापस उसी नामों को रेफर कर देती है, संस्तुति के लिए भेज देती है, तो राष्ट्रपति स्वीकार करने के लिए
बाध्य होते। इस भरूचा, एसपी भरूचा साहब ने कहा कि अगर इसमें से 5 लोगों में से कोई भी 2 जज संबंधित नामों के अगेंस्ट अपनी संस्तुति देता है तो इसे भेजा नहीं जाएगा। कहने का आशय यह है कि इस समिति में कम से कम 4 लोग जो हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन को लेकर के संबंधित नाम के पक्ष में होने चाहिए, अदरवाइज नियुक्ति नहीं की जाती। तो कहा जाता है कि कोलिजियम सिस्टम भारत में जो उत्पन्न हुआ 3 जजेस केसेस में उत्पन्न हुआ। पहला एसपी गुप्ता, दूसरा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीसरा 1998 का न्यायिक संदर्भ। तो 1998 में कोलिजियम सिस्टम को प्रभावित किया, तब से देश में कोलिजियम सिस्टम लागू हुआ। कोलिजियम सिस्टम को लेकर वाजपेयी सरकार रही या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार हो, हमेशा यह विवाद और मतभेद उत्पन्न होता रहा। 2013 में कोलिजियम सिस्टम को लेकर के विकल्प के रूप में बात होने लगी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जाए। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद संविधान में संविधान संशोधन किया। इसके माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। यह एक संवैधानिक आयोग के रूप में इसका गठन किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 124 में एक उप अनुच्छेद जोड़ा गया, सी। कहा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक संवैधानिक आयोग होगा जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर करेगा। कहा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो अध्यक्ष होगा, इसका अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। जो कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के जो चेयरमैन की बात की गई, कहा गया कि इसमें एक अध्यक्ष होगा। तो इस समिति का इसका अध्यक्ष कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की गई। फिर कहा गया कि इसमें 2 जजेज होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठता क्रम में होंगे, सीनियर जजेज को। फिर कहा गया तीसरा पॉइंट कि जो देश के लॉ मिनिस्टर होंगे, लॉ मिनिस्टर कानून मंत्री होंगे, वह इसमें सम्मिलित होंगे। इसके अलावा कहा गया 2 अन्य वरिष्ठ नागरिक होंगे नियुक्त, जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग होंगे वह होंगे। इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी? माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन या लोकसभा में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल वो और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाएगा। यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। के लिए संविधान में 99 संविधान संशोधन किया गया। यह लागू अभी नहीं हो पाया अधिनियम। तब तक 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया।
इसे अवैधानिक असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया और पुनः कोलिजियम सिस्टम को जिंदा कर दिया। उसके बाद से लेकर आज तक संसदीय संप्रभुता बनाम न्यायिक सर्वोच्चता का मुद्दा, पार्लियामेंट्री सोवर्निटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी की चर्चा होती है कि संसद संप्रभु है या न्यायपालिका सर्वोच्च है, इस पर लेकर के चर्चा। तो वर्तमान में कोलिजियम सिस्टम को लेकर के आलोचना हो रही है। कोलिजियम सिस्टम पर भाई भतीजावाद का आरोप लग रहा, परिवारवाद का आरोप लग रहा, अपने लोगों को न्यायपालिका में समायोजित करने का आरोप लग रहा। कोलिजियम सिस्टम के संदर्भ में का अनेकों आरोप लग रहे हैं। तो कोलिजियम सिस्टम के विपक्ष और पक्ष दोनों में तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो कोलिजियम सिस्टम की किस आधार पर आलोचना हो रही है उसके बारे में हम आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कोलिजियम सिस्टम के पक्ष में हम आपके बात करेंगे। तो जो कोलिजियम सिस्टम है उसके हम पक्ष में जो हम बात करने जा रहे हैं, विपक्ष में किसकी आलोचना। सबसे पहले कोलिजियम सिस्टम की जब बात होती, न्यायाधीशों का चयन किस आधार पर किया जाता है, न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया क्या है। यह एक कोलिजियम सिस्टम न्यायाधीशों का चयन किस आधार पर करता है, न्यायाधीशों के चयन का आधार और मानक क्या है, आधार और मानक क्या है, इस पर कोलिजियम सिस्टम मौन है, कुछ नहीं कहता कि आखिर कोलिजियम सिस्टम के लोग किस आधार पर न्यायाधीशों का चयन करते हैं, किस मानक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक मुद्दा, इसी कारण से कहा जाता कि कोलिजियम सिस्टम की जो व्यवस्था है अपारदर्शी है, यह ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब व्यवस्था ट्रांसपेरेंट नहीं होती है तो वहां पर भेदभाव का आरोप लगता है, भाई भतीजावाद का आरोप लगता है, अपने लोगों को समायोजित करने का आरोप लगता है, जो इंडियन कोलिजियम सिस्टम पर आरोप लग रहा है। तो कोलिजियम सिस्टम चाहे मुख्य सर्वोच्च न्यायालय में हो या उच्च न्यायालय में हो, न्यायाधीशों का चयन किस आधार पर करते इसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं बता, इसलिए इसे इस व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट नहीं माना। तीसरा कहा जाता कोलिजियम सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है, कोलिजियम सिस्टम जवाबदेह किसके प्रति है, यह चर्चा प्रश्न होता है कि यहाँ पर जवाबदेही का अभाव, जवाबदेही का अभाव, जवाबदेही का अभाव कि हमारा कोलिजियम सिस्टम जो है अनअकाउंटेबल है। अगर गलत लोगों का मान लिया जाए, चयन कर लिया गया, तो इसके लिए अकाउंटेबल क्या हो, कौन होगा, क्योंकि हम सर्वोच्च न्यायालय के जजों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उनकी आलोचना नहीं कर सकते इत्यादि। तो ऐसे में इनकी जवाबदेही क्या होती है, प्रश्न यह मुद्दा। और सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि इस दिशा में आगे आकर के कुछ सुधार करे, लेकिन उच्चतम न्यायालय इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा। वह इस व्यवस्था को बुलेट प्रूफ बता रहा का यह व्यवस्था उपयुक्त, जबकि दुनिया के किसी अन्य देशों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस पर हमका चौथा पक्षपात का आरोप लगता है, अपने लोगों का समय, इसलिए कि मानकों का स्पष्ट निर्धारण नहीं है, अपारदर्शिता है,
जवाबदेही का अभाव है तो पक्षपात का आरोप लगना स्वाभाविक। अब हम आते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम की ब्यूटी क्या, कॉलेजियम सिस्टम की मेरिट क्या। देखिए, जब कॉलेजियम सिस्टम की मेरिट की बात की जाती है, ब्यूटी की बात की जाती है, तो कॉलेजियम सिस्टम में जब हम ब्यूटी की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है, कम से कम वरिष्ठता के कारण उसमें निश्चितता का गुण पाया जाता। प्राय कॉलेजियम सिस्टम में मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठता के आधार पर होता, चाहे रंजन गोगोई साहब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हों या उनके पहले के जो दीपक मिश्रा जी थे उनके और रंजन गोगोई के बीच वैचारिक मतभेद काफी अधिक थे। फिर भी जब दीपक मिश्रा, माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा मुख्य न्याय पद से सेवानिवृत्त हो रहे थे, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रंजन गोगोई का नाम ही सुझाया, क्योंकि वरिष्ठता क्रम में रंजन गोगोई ने भी सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठता क्रम में जो जज थे उनका, तो यहाँ वरिष्ठता के सिद्धांत का अनुपालन होता है, निश्चितता के सिद्धांत का अनुपालन और सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं। तो कॉलेजियम सिस्टम का फेवर करने वाले लोग कहते हैं कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता बनी हुई है, न्यायिक स्वायत्तता बनी हुई है, बिना दबाव में आए कॉलेजियम सिस्टम काम करता। काफी हद तक सही भी, लेकिन स्वायत्तता के साथ साथ जवाबदेही भी होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम में स्वायत्तता मान लेते हैं तो जवाबदेही की कमी पाई जाती है। जवाबदेही जब नहीं होगी तो सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। पारदर्शिता नहीं होगी तो सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पा। तो आज वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम को केवल राजनैतिक वर्ग द्वारा नहीं, केवल संविधान विशेषज्ञों द्वारा नहीं, बल्कि आम जनता के तरफ से भी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के प्रश्न उठाया जा रहा। बार बार यह मांग हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में खुद आगे आए। पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने काफी मुखर होकर इसका विरोध किया, लेकिन कोई प्रभावी कदम इस दिशा में नहीं उठा पाए। वर्तमान कानून मंत्री भी इसमें सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन वही है कि आखिर सुधार कैसे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का यहां पर दुरुपयोग करते हुए रद्द कर देगा, जैसा कि 99 संविधान संशोधन को अवैधानिक करके उसने किया। सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। अगर सरकार संसद के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करती तो यहाँ पर संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच का संघर्ष उत्पन्न होगा। तो यह मसला संवैधानिक रूप से उलझा हुआ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार को आपस में बैठ करके एक बीच का रास्ता निकालना। सुप्रीम कोर्ट को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि संसद लोगों की प्रतिनिधिकारी संस्था। भारत के संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, तो संसद में बैठे हुए लोग देश की जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता उनके माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त करती है। तो संसद की संप्रभुता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक स्वायत्तता का भी सम्मान होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हमें एक निष्पक्ष, प्रभावी, पारदर्शी व्यवस्था हम कायम करनी होगी। आज नहीं, कल करनी होगी, करनी तो पड़ेगी। जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका की बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट के द्वारा एक समिति बनाई जाती है
समिति उन नामों पर विचार करती है, जनता से सुझाव मांगती है जिनको जजेज नियुक्त किया जाना, और उसके आधार पर निर्णय लेती है। दक्षिण अफ्रीका में भी इसी प्रकार की व्यवस्था, तो भारत में भी एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी होगी। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कायम करना हो। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के साथ साथ लोकतंत्र का एक तीसरा स्तंभ है। तो इस स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए समय और परिस्थितियों के अनुसार हमें संशोधन भी करना होगा, और इस दिशा में हमें समय रहते हुए कार्रवाई करनी होगी, जिससे कि आने वाले दिनों में संघर्ष की उत्पत्ति न हो सके। अन्यथा वह दिन दूर नहीं है जब न्यायाधीशों के प्रति भी लोगों के मन में गुस्सा होगा, लोग न्यायाधीशों के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे। कब तक आप न्यायिक अवमानना का भय दिखाकर लोगों को चुप रहने के लिए मजबूर होंगे? एक न एक दिन लोग अपने भय को दरकिनार करते हुए आगे आएंगे, विरोध करेंगे। तो मित्रों, अभी हमने कोलिजियम सिस्टम के बारे में बात किया। कोलिजियम सिस्टम के बारे में और इससे संबंधित विषय, यहीं पर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा की भी बात होती है। उस पर भी हम अगली क्लास में आपके साथ चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कोलिजियम सिस्टम के सभी पहलुओं को पर आपको अच्छी तरीके से समझ में विषय वस्तु आ गई होगी। तथ्यात्मक और जो कंसेप्ट है उनके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध हो चुकी होगी। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले दिन।